Dear students of class 9th, I am starting your new chapter, chapter number 11, work and energy of your science book. देखो इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वर्क हैपन होता है या नहीं होता और कैसे होता है, ठीक है। हाउ द वर्क इज प्रोड्यूस व्हेन वी अप्लाइड सम फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, और क्या हमेशा फोर्स लगाने पर वर्क डन होता है या नहीं होता है। हाउ कैन यू डिफाइन वर्क, वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन, ठीक है। अब जब भी तुम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, और बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना पहले तो जरूरी है टू हैव द वर्क डन, ठीक है। और दूसरी चीज बॉडी का डिस्प्लेस होना जरूरी है, अपनी जगह से अपनी पोजीशन का चेंज होना जरूरी है। अगर ये दोनों फैक्टर काउंट होते हैं इट मींस द वर्क इज डन। जैसे सपोज एक बहुत हैवी बॉक्स है और आपका ग्राउंड के ऊपर एक बहुत ही हैवी बॉक्स पड़ा हुआ है, आप उसे डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप फोर्स लगा रहे हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, बट द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूव्ड, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। अब अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया इट मींस नो डिस्टेंस इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, इट मींस कोई भी डिस्टेंस मूव नहीं हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, इट मींस द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर मेरा डिस्टेंस कवर्ड जीरो हो जाएगा तो मेरा वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। मैं कितने भी न्यूटन फोर्स लगा दूं, लेकिन अगर मेरी बॉडी ने मूव नहीं किया है तो मेरा वर्क डन जीरो हो जाएगा। जैसे एक वॉल है, दीवार है, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या दीवार अपनी जगह से हिल जाएगी? नहीं हिलेगी। तो आपने तो फोर्स लगाई लेकिन वॉल डजंट मूव, इट मींस देयर इज नो वर्क डन, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, अगर उस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वर्क इज डन, अदरवाइज द वर्क डन इज जीरो। दूसरी चीज, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे सपोज अगर मेरा फोर्स 1 न्यूटन है, मेरा डिस्टेंस कवर्ड 1 मीटर है, ठीक है। फोर्स इज 1 न्यूटन एंड डिस्टेंस कवर्ड इज 1 मीटर, देन द वर्क डन इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, मतलब 1 न्यूटन मीटर और यू में से 1 जूल, ठीक है। फोर्स का यूनिट ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो अगर तुम्हारा फोर्स 1 न्यूटन है और डिस्टेंस तुम्हारा 1 मीटर मूव किया है तो इट मींस 1 न्यूटन मीटर इज द वर्क डन, एंड 1 न्यूटन मीटर कैन बी रिटन एज 1 जूल, ठीक है। न्यूटन मीटर कैन बी रिटन एज जूल। अब अगर मैं तुम्हें दूं हाउ कैन यू डिफाइन 1 जूल, तो कैसे 1 जूल को डिफाइन करोगे। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन on an object when a force of 1 Newton displaces the object by 1 meter, then we can say that 1 joule work is done, ठीक है। हम 1 जूल वर्क कब बोलेंगे, मेरा 1 जूल काम कितना कैसे हुआ, जब मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाऊंगी और मेरा ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव करेगा, इट मींस 1 जूल वर्क इज डन, ठीक है। जब मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाई और 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ 1 मीटर मूव किया, इट मींस द वर्क डन इज 1, वर्क डन इज 1 मींस 1 जूल, ओके। अब देखो एक्सरसाइज एग्जांपल 11.1 देखो ऑन पेज नंबर 148, एग्जांपल नंबर 11.1, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में बॉडी 2 मीटर डिस्टेंस मूव कर रही है। तो हमें वर्क डन बताना है, फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला लगा के 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 10 जूल इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो एक फिगर दिखा रखी है इसी पेज के ऊपर ही, फिगर 11.4, इसी पेज के ऊपर ही 11.4 फिगर दिखा रखी है। इसमें ये दे रखा है कि टेबल के ऊपर एक कार मूव कर रही है और गर्ल ने जो है उस कार को थ्रेड से बांध रखा है और उसे मूव करा रही है। जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रही है उसी डायरेक्शन में ही कार मूव कर रही है। अगर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो उसी डायरेक्शन में ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है।
the direction in which you are applying the force, the displacement is in the same direction, means displacement is done in the direction of force. तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे कि आपने ये न्यूमेरिकल देखा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर सपोज आप फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, उल्टी, ठीक है, तो आपका 180 का एंगल बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के केस में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, उस केस में हमारा वर्क डन नेगेटिव होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन नेगेटिव। सपोज आप फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू इट है, ठीक है, 90 का एंगल बन रहा है बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा, नो वर्क इज डन। इन दैट केस इफ force and displacement are perpendicular to each other, in that case work done is 0। देखो अब क्वेश्चन नंबर आता है 11.2, एग्जांपल नंबर है 11.2, इसी पेज के ऊपर ही है, 148 पेज पे ही है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक पोर्टर है, लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, एक पोर्टर है, उसने एक लगेज को उठाया 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड और पुट इट ऑन हिज हेड, और उसे अपने हेड के ऊपर रख दिया 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, ठीक है। अब देखो उसमें दे रखा है आपको मास दे रखा है जो उसने उठाया है, ग्राउंड से उठा के उसने अपने हेड पे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट उसने किया 1.5 मीटर, तो उसने कितना वर्क डन किया? उसने ग्राउंड से लगेज को उठाया है, लिफ्ट अप किया फ्रॉम द ग्राउंड और उसे अपने हेड पे रख दिया 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। हमें बताना है वर्क डन कितना होगा बाय हिम ऑन द लगेज, उसने कितना वर्क डन किया उस पोर्टर ने। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स दे रखी है 15 kg, लेकिन ये मास है, जबकि मैंने तुम्हें जो फार्मूला दिया हुआ है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ है, ये मास है मेरा, तो मास मेरा वेट में जब तक कन्वर्ट नहीं होता, उसने जो सामान उठाया है उसने बोर्ड किसी चीज को उठा के जब ग्राउंड से उठा के सिर के ऊपर रखा तो उसने अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क किया है, मतलब उसने किसी वेट को उठाया है ना, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को उठा के अपने ऊपर रखते हैं या हाथ में ही कैरी करते हैं, मतलब वी आर कैरिंग द वेट, तो हमें यहाँ जो बात करनी है वो फोर्स की करनी है। फोर्स मतलब यहाँ पर वेट लोगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वेट कैसे आएगा मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट तो मेरी 1.5 है, वो तो मैंने 1.5 मीटर की 1.5 मीटर लिख दी, लेकिन यहाँ पर मेरे को फोर्स लेनी है, एंड फोर्स इज द वेट mg, ठीक है। तो मैं मास को पहले 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, बट इज 10 is g which is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, ठीक है, कि भाई g की वैल्यू जो होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है, आप किसी भी हाइट पे खड़े हो जाओ, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकते हो तो वो सेम एक्सेलरेशन के साथ ही नीचे आता है, ठीक है। आप उसे कितनी भी हाइट से नीचे गिरा दो, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट कम्स टुवर्ड्स द अर्थ विद द सेम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। फर्स्ट चैप्टर में कराया था तुम्हें मैंने, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो मोशन चैप्टर था जिसमें मैंने आपको एक्सेलरेशन की डिफाइन बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ए ना यूज करके हम उसे जी यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी बॉडी जब नीचे की तरफ आती है तो वो सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे आती है। फ्री फॉलिंग बॉडी इज ऑलवेज कम्स विद द सेम एक्सेलरेशन दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, ठीक है, तो भी जी आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, लेकिन नेगेटिव में चला जाएगा। अब इसमें वो क्या कर रहा है, वो पर्सन वेट उठा रहा है, वेट इज mg नॉट m, मास नहीं लेना हमने, फोर्स लेनी है, फोर्स इज द वेट दैट इज mg। और mg कैसे ऑब्टेन करूंगी, वेट कैसे ऑब्टेन करूंगी, किसी भी बॉडी का जब मास दे रखा होता है उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो mg जो है वो आपका 15 मास दे रखा था, उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसकी एक्यूरेट वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू हम 10 ही यूज कर लेते हैं।
जी की जो वैल्यू होती है वो वैसे 9.8 होती है, लेकिन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू भी टेक इट एज 10 अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। और डिस्टेंस नोट 12.5 दे रखा है, डेसिमल हटेगा 10, 10 से 10 कैंसिल, 15 15 का 225 जो इज द आंसर। अब मैंने आपको वर्क आज कंप्लीट कर दिया है। आप इस वर्क के कंप्लीट होने के साथ ही आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं 149 पेज पे, ठीक है। इस 149 पेज पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसको यहाँ तक प्रिपेयर करके नोट्स रेडी करके इन क्वेश्चन को करके सेंड कर देना। कोई प्रॉब्लम हो तो भी शेयर करना। ओके, थैंक यू।